आवाज आ रही है बेटा? अभी दिवाली में टाइम है भाई, माहौल ना बनाओ। बहुत टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। आवाज आ रही है? पहले बताओ, चेक करो ऑडियो क्लियर है। गुड आफ्टरनून सबको। आवाज आ रही है बेटा? ऑल परफेक्ट। चलिए चालू करते हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? ठीक है ना। हाँ, रील्स वील्स मस्त देख रहे हो? हाँ, डांस दिवाली के सेलिब्रेशंस, मन कर रहा है सेलिब्रेट करने का, है ना। और भी मोटिवेशनल रील, ये कर देंगे वो कर देंगे। पढ़ाई कर लो, मानो मेरी बात। ठीक है। यस। हाँ, रिवीजन प्लानर के लिए मैंने टेलीग्राम पे एक डाला था, प्रॉपर एक प्लानर आपके साथ शेयर भी करूंगा मैं। ठीक है ना। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर भी दूंगा वन शॉट, और मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं अपने चैनल पे दे दूं या वेदांत, तो किसी पे भी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस। हाँ, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ये साल बहुत स्पेशल होने वाला है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये पहला ऐसा ईयर है जहां पर मतलब पेपर टफ आने के बाद से माहौल ऐसा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है पता नहीं। दूसरी चीज क्या है, अब बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में 2-3 महीने 4 महीने पढ़ चुके हैं, तो उनके मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, सर ऑफलाइन में थोड़ा सा अब कम समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी स्पीड बढ़ाई होगी। ठीक है, बात सही है। तो अब दिवाली के बाद की रियल फाइट स्टार्ट होगी। ये तो अब तक तो माहौल चल रहा था सिर्फ, असली लड़ाई जो आपकी स्टार्ट होती है ना, वो 20 से लेकर यहां से अब चालू होगी। ठीक है। जो खुद को बना ले गया, जो खुद को बचा ले गया, सही है, और खुद को समझा ले गया कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैंने बहुत देखा है कि बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग हैं कि नहीं नहीं 2 दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। भाई सेलिब्रेशन किस चीज का करना, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको। सेलिब्रेशन तब करो ना जब आप सिलेक्ट हो जाओ। और दिवाली है, सामने पूजा करनी है, तो उस दिन का पूरा दिन दिवाली मनानी है क्या? नहीं। तो पढ़ेंगे उस दिन, बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैं बार बार आपको बोलता हूं, कोई भी फेस्टिवल है एक टाइम पर होता है, उस दिन उस टाइम मनाओ, है ना। फैमिली के साथ थोड़ा समय दे दो। पर क्या आप पूरे दिन पढ़ते हो 24 घंटे? नहीं, तो पूरे दिन फेस्टिवल क्यों मनाओगे? तो अब मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये जो वीक जाएगा ना, दिवाली है, छठ है, ये सारे में पढ़ना भी है। यस, पढ़ना भी है। क्लियर है? नहीं तो पीछे छूट जाओगे, ऑलरेडी पीछे छूटे हुए हो। सही है। यस। हाँ, प्रियांशु श्रीवास्तव का कहना है कि सर इसका मतलब आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे। ले भी सकते हैं। क्या आपको घर की सफाई नहीं करनी? हाँ, कर ली है, कुछ कुछ कर लिए, कुछ कुछ कर लेंगे। क्या पूरे दिन साफ करता रहूं, पोछा मारता रहूं? ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। यस। छुट्टी ऑफिशियली आपकी है 20, 21, 22 की। यस। टेस्ट के सिलेबस में बेटा फोटोसिंथेसिस आएगी। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये दिवाली, है ना, मन को साफ करिए, है ना, घर की सफाई से अच्छा। ठीक है, चलिए, मन की सफाई ज्यादा अच्छी है, जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता भी हूं। मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर गया तो मैं 3-4 दिन के लिए गोरखपुर की तरफ जाऊंगा भी, मोस्ट प्रोबेबली 25 के आसपास ही जाऊंगा, है ना। तो मैं जाता हूँ साल में एक बार, तो वो अभी भी जा सकता हूँ, बाद में भी जाता हूँ, तो जाता हूँ मैं नॉर्मली। तो मैं जाऊंगा, आप में से जो बच्चे होंगे मैं बता भी दूंगा कि मैं उस टाइम में हूँ, तो वहां पे हो सकता है मुलाकात हो जाए कभी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, हम जैसे जो सिलेबस के पेज पर है, आज कल और परसों में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने, और फिर हम लोग एक पढ़ना है रेस्पिरेशन। तो इस मंथ में हम रेस्पिरेशन जरूर कंप्लीट कर लेंगे कैसे भी करके।
अगर रेस्पिरेशन हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या बन गया, प्लांट ग्रोथ। तो वो हम अपना ले सकते हैं। अगर तो आप चाहोगे तो प्लांट ग्रोथ भी मैं करा सकता हूं, अगर आप जैसे एग्री करेंगे उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस। हाँ ठीक है। एनाटॉमी नहीं आएगा? नहीं चले। अच्छा एक लक्ष्य बेटा, मैं तेरे को मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो। मुझे मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स का काफी इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बताता हूँ। और उस वक्त ज्यादा पड़ता है जब मतलब एक्चुअल में कुछ ज्यादा हमने सोचा ना हो ऐसा, तो ठीक है। तो उससे मेंटली काफी डिस्टरबेंस होती है, और भी चीजें होती हैं जैसे मतलब लोगों ने जो गड़बड़ करी उन चीजों को देख के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेंटली हम लोग अब काफी फोकस हैं कि कैसे करना है। अब मैं आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी, इसलिए बात कर लिए। आज का चैप्टर इसको पढ़ते हैं। आज हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने देख लिया होगा। उसकी एक डीपीपी, मतलब डीपीपी से पहले मैं क्या चाह रहा हूं, वर्कशीट देना। एक वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वो आपको सॉल्व करनी है, उसकी आज मैं दे दूंगा आपको, वर्कशीट सॉल्व करनी है। और उसके बाद आपको मैं डीपीपी, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको डीपीपी इसकी और एनाटॉमी की दे दूंगा। मॉर्फोलॉजी की डीपीपी आपको सॉल्व करने का मन हो कर लो, एज सच आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे हम जिस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो किसी के ना पैकेज में ना किसमें, ठीक है। आप चाहो तो डीपीपी सॉल्व कर लो, पर आपको मुझे बताओ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपको सारा डाटा याद रहे बस। ठीक है। तो जैसा आप बोलोगे उस तरीके से इसको प्लान करके दे देंगे। चले बेटा? हाँ कल का लेक्चर मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज का समझ आ जाएगा। ठीक है। यस। ठीक है, पूरन चंद्र माझी आपकी कमेंट हमने देखी, इसको आगे डिस्कस करते हैं एक बार। मॉर्फो का वन शॉट देना, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। प्लांट फिजियो से स्टार्ट करूंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली वन शॉट के लेक्चर जो होंगे वो सुपर शॉट के तरीके से आएंगे। उनको मैं कई पार्ट्स में तोड़ दूंगा। ये 3 घंटे का लेक्चर है, इसमें 25 मिनट की रिवीजन है और 30 मिनट का उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। वो 3 पार्ट होंगे उसमें। तो जिसको लेक्चर देखना वो देखे, रिवीजन के लिए सुनना है तो वो सुन ले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो वो कर ले। उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करके लाएंगे। मतलब मेरा प्लान क्या है, सुपर वन शॉट लाने का। जैसे कई क्या होता है मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम क्या है। आपने वन शॉट देख लिया, अब आपको ये नहीं समझ में आता है क्वेश्चन कहां से करने, इसको रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कहां है इसके, ये सारा। तो एक लेक्चर है मान लो 4.5 घंटे का, उसमें 3 घंटे के आसपास मेन लेक्चर है। आधे घंटे का उसमें सिर्फ वो पार्ट है जिसमें हमने पॉडकास्ट जैसा रिवीजन करते वो है। फिर अगला आधा घंटे में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। उससे क्या फायदा होगा, आप अपने हिसाब से उसको उतने पार्ट को आप देख लोगे। 3 अलग अलग लेक्चर नहीं चाहिए। अच्छा आप तीनों करोगे तो आपके लिए अच्छा है, जो आपका वीक हो उस पार्ट को यूज कर लेना। ठीक है। यस। ठीक है। कल लेक्चर था क्या? कल नहीं था बेटा, हमारा लेक्चर था संडे को। अगर आप कोशिश करोगे प्लांट ग्रोथ की तो उसको मैं करा सकता हूं, है ना। कैसे कराऊंगा मैं बता दूंगा। चलो चालू करें, आज का प्रोग्राम चालू करें। अच्छा मेरे साथ रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। मैंने आपको लाइट रिएक्शन में इतनी चीजें पढ़ाई थी, मेरे साथ होकर हो जाओ फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब है मैं पानी को तोड़ूंगा और एक कंपाउंड बनाऊंगा जिसका नाम NADPH है। क्या नाम है? NADPH। और साथ के साथ मैं क्या बना रहा हूं, ऑक्सीजन और ATP बना रहा हूं। अब लाइट रिएक्शन के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है? पिगमेंट की। तो पिगमेंट क्या होते हैं, कैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपनी 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 क्या वेवलेंथ, अपने सॉरी अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। आपके अराउंड जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। आपके अराउंड का क्या मतलब है, तेरे घर के पार नीम के पेड़, बरगद के पेड़ में जो पिगमेंट है ये 4 है। ठीक है, ये 4 है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज जो तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि यार ये 4 पिगमेंट जो हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। किसमें घुलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है वो फाइको, एरिथ्रिन वगैरह मैंने कराया था उसमें सेल वाले में, वो होते हैं। अब क्या है बेटा, ये 4 पिगमेंट है। अब क्या होता है कि पिगमेंट जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को भी दे सकता है, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। या वो जब वापसी आते हैं ग्राउंड स्टेट पे तो जो एनर्जी रिलीज होती है अपने से हाइयर वेवलेंथ वाले को देता है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो सन से एनर्जी लेते हैं या दूसरे पिगमेंट से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीना, और आगे पास कर देते हैं।
एंटीना का मतलब है वो सन से भी लेगा, दूसरे पिगमेंट से लेगा, लेकिन आगे पास कर देगा। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, हमेशा रिएक्शन कराएगा। अब रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना को मिलाकर हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट मेम्ब्रेन पर कैसे अटैच होते हैं, बताओ कैसे, किस चीज से अटैच होते हैं, सर प्रोटीन से अटैच होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे मान लो PS2 में हो गया फियोफाइटिन, PS1 में हो गया FES, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और कुछ एंजाइम मिलकर बनाते हैं फोटो सिस्टम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमरसन, उन्होंने दो अलग अलग वेवलेंथ यूज करके PS1 पहले डिस्कवर किया, फिर PS2 डिस्कवर किया। PS2 का रिएक्शन सेंटर काम करता है 680 नैनोमीटर पे, उसे कहते हैं P680, क्लोरोफिल ए की बात हो रही है। P700 का मतलब है क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर, जो PS1 का पार्ट होता है। अब क्या है बेटा, हम लोग क्या मानते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड पे PS2 PS1 दोनों होता है, स्ट्रोमल लैमेली पर सिर्फ हमारे पास PS1 होता है। यस यस यस, यहां तक याद आ रहा है। अब जो PS2 PS1 लगा हुआ है, लाइट अगर लेस देन 680 आती है तो दोनों फोटो सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, PS2 PS1। जब उन पर लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। कौन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। PS2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया फियोफाइटिन में, PS1 का किसने लिया, FES ने। तो फियोफाइटिन देता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को। यस, वहां से जाता है साइटोक्रोम B6F, फिर जाता है प्लास्टोसाइनिन, फिर मिलता है PS1 को। क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जा रहा है। उस एनर्जी को यूज करके हम एटीपी बना सकते हैं, ठीक है। PS1 का इलेक्ट्रॉन गया FES के पास, उसके बाद मिला FD को, फेरोडॉक्सिन को, वहां से वो मिला NADP प्लस को। मेरी बात समझ में आ रही, NADP प्लस को क्या बन गया सर, NADPH बन गया। तो मेरे पास एक तो ATP बन गया, एक NADPH बन गया। PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो पानी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सॉरी पानी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो PS2 ने कहां तोड़ा है उसको, मतलब पानी को कहां तोड़ा है, ल्यूमन की साइड तोड़ा है। PS1 ने क्या किया है बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। PS1 ने क्या किया है बताओ, जल्दी बताओ। PS1 ने क्या किया है, जल्दी जल्दी बताओ। PS1 ने क्या किया है बेटा, PS1 ने किसको तोड़ा, बताओ जल्दी से बच्चे। PS1 ने क्या किया है, जल्दी बताओ। तो PS2 ने किसको तोड़ा है, PS2 ने तोड़ा है पानी को, ठीक है। PS1 ने NADPH बनाया। फिर हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि यार ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो ये एक्सप्लेन कर रही है कि एटीपी कैसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकता है। नॉन साइक्लिक फ्लो में PS2 का इलेक्ट्रॉन PS2 पे वापसी नहीं आता, PS1 का PS1 पे नहीं आता। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में तीन चीजें बनती है, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन। साइक्लिक फ्लो कब होता है, जब थाइलाकॉइड स्ट्रोमल हो या लाइट मोर देन 680 आए, तो साइक्लिक फ्लो हो जाता है, जहां पर कैसे जाता है, FES, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कॉमन क्या है, दोनों में एटीपी बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। किसके थ्रू बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। यस और नो, यस, ETC के थ्रू, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये एटीपी कैसे बनती है। एटीपी कैसे बनती है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी पीटर मिचेल ने, उसका नाम था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस कहती थी कि एटीपी बनाने के लिए प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, ल्यूमन के अंदर मुझे लो पीएच चाहिए। याद करो, यही बोला ना उसने, उसने कहा ये क्लोरोप्लास्ट है, इस ल्यूमन के अंदर मुझे प्रोटोन ज्यादा चाहिए। प्रोटोन तीन तरीके से बन सकते हैं, पीएच पानी को यहां तोड़ेगा, PS1 NADPH यहां बनाएगा, तो प्रोटोन यहां घटेंगे, यहां बढ़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्रोटोन को बाहर से अंदर लाएगी। जब प्रोटोन ज्यादा हो जाता है और स्ट्रोमा की तरफ जाता है, किसके थ्रू, F0 F1 के थ्रू, जिसमें हेड की कन्फर्मेशनल चेंज होती है और उससे एटीपी बनता है। तो एटीपी ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी बन जाता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में H+ कहां इकट्ठा करते हैं सर, यहां इकट्ठा करते हैं, यहां हम प्रोटोन इकट्ठा करते हैं। यहां तक आ गई बात समझ, यस और नो, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ग्रेनल थाइलाकॉइड पर एटीपी बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, पर वहां तीन रीजन है, पानी का टूटना, NADPH का बनना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन का जाना। इन तीन तरीके से ग्रेडियंट बनता है, किसका, प्रोटोन का। साइक्लिक वाले में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ग्रेडियंट बनता है। तो आपके पास ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली दोनों पर एटीपी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये था आपका टोटल लाइट रिएक्शन। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक कब पढ़ाया? आप उस क्लास में नहीं थे क्या? बताइए, आपने वो क्लास छोड़ी है क्या? हाँ, पानी के टूटने से ऑक्सीजन आती है। आज हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, वो करा रहे हैं। एफएनआर क्या करता है बेटा? एफएनआर क्या करता है? NADP प्लस से NADPH बनाता है। हाँ, यस यस, हाँ भाई, ये क्वेश्चन कर लोगे, 2005 में आया था। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये इकोसिस्टम का भी क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको हम। बी ले लें? हाँ, आगे वाला क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, बताओ। ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से होगा। ये तो FD है और ये FES है। क्या होना चाहिए? PS1 का ए आएगा आंसर, ए आएगा। ये देखो, अब ये वाटर सोल्यूबल वाली कहानी ये है कि क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड जो है ना, वो क्या है आपके पास? लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है ना। तो एंथोसाइनिन जो है बेटा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। ये डाटा आपको याद करना है ना, सही है, डाटा है, आपको याद करना है, सही है। आगे आ जाओ, ये डाटा बेटा, इसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? कह रहा है प्रोटोन किस में सबसे ज्यादा होंगे? कहां ज्यादा होंगे मुझे बताओ। प्रोटोन किस में ज्यादा होंगे? किसकी बात कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट की। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहां पर आएगा। क्या यहां प्रोटोन ज्यादा है? देखो, सबसे पहले प्रोटोन यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? ये ए जगह है, ये वाली, ये सी जगह है। ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड ये मेरे पास क्या है? बी जगह है। तो बी आंसर आएगा इसका, बताओ भाई। प्रोटोन और लो पीएच कहां ज्यादा होगी? ये 2016 में आया था, कर लोगे? आसान आते हैं क्वेश्चन, हमने तो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लिया इसको। अब बताओ जरा, इमर्सन एनहांसमेंट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट हैज बीन डिस्कवरी ऑफ, क्या किया उसने डिस्कवर? फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक, टू फोटो सिस्टम साथ में काम करते हैं। ये डिस्कवर किया कि दो फोटो सिस्टम साथ में चाहिए। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहां होगा? कहां होगा सर? स्ट्रोमा में होगा। कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। अब ये सवाल है आपके पास कि एन ऑक्सीजनिक, आप में से नहीं पता उला वुल्वा क्या होता है? ये उला जो है ये बेसिकली क्या है बेटा? ये एक ग्रीन एल्गी है। आपको नहीं पता तो बता देता हूं, ये आपको पता भी नहीं होना चाहिए। अब आपको क्लमाइडोमोनास पता है, ये ग्रीन एल्गी है। स्पाइरोगैरा पता है, ग्रीन एल्गी। सारी ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है। तो आप बाय डिफॉल्ट आंसर बी आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आंसर बी हो जाएगा। अब मेरी बात सुने ध्यान से। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक इसको देख के परेशान होंगे, कहेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। मैं आपको श्योरिटी से बताता हूं, वो यहां पर ये इसकी जगह लिख देगा क्लैडोफोरा, इसकी जगह लिख देगा मान लो रेड एल्गी, यूज करेगा एग्जांपल एनसीईआरटी के। सर हमने ये तो याद नहीं किया, हमने ये याद नहीं किया, मान लेते हैं। पर तेरे को ये कॉन्सेप्ट याद है कि पूरा प्लांट किंगडम सब में क्लोरोफिल ए होता है। तो यदि आपको ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल के बीच में कोई एग्जाम्पल यहां पे मान ले तेरा ही नाम लिख देते, तो भी आंसर ये होता, क्योंकि ये सारे ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए है। तो तुझे जो एग्जाम्पल देगा वो एनसीईआरटी के देगा, बाहर के नहीं देगा। यस, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा तेरे साथ, क्योंकि क्या था बेटा, 2013 में नीट लगा था, पर 14-15 में एआईपीएमटी के जैसा ही चल रहा था, क्योंकि केस चल रहा था। यस, ठीक है, चले आगे, डार्क एक्शन पे चले। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये रहे। PS2 एंड PS1 बोथ एक्टिव। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब धुंधला दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा? PS1 एंड PS2 बोथ एक्टिव, लाइट नन आएगा। साइक्लिक लिखा है यहां पर, साइक्लिक में होगा, स्ट्रोमल लेमिली पे होगा नहीं, मोर देन 60 पे तो नन आएगा यहां पे। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या इन्वॉल्व नहीं है? फियोफाइटिन, एटीपी सिंथेसिस इन्वॉल्व है, हाँ है। फियोफाइटिन इन्वॉल्व नहीं है। एट 660 नैनोमीटर ऑन स्ट्रोमल लेमिली,
एट 660 नैनोमीटर ऑन स्ट्रोमल लैमली साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एफएनआर एक्टिव होगा, फियोफाइटिन एक्टिव होगा, ऑल लिख दिए हमने। देख लो एक बार, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफएनआर, फियोफाइटिन एक्टिव है, और ऑल बताओ। एट 660 ऑन स्ट्रोमल लैमली साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफएनआर, फियोफाइटिन क्या होगा बताओ बेटा? साइक्लिक फ्लो होगा, लेस देन 680 है, बताओ। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफएनआर एक्टिव होगा, हाँ ये तो होगा, फियोफाइटिन भी एक्टिव होगा, यहां पे होना चाहिए बोथ बी एन सी, क्योंकि साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चल सकता है, वैसे तो बी एन सी 660 दे रखा है ना। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है बेटा? लो पीएच इन ग्रेनल थाइलाकॉइड, यस, H प्लस ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन टूटेगा, Mn और Cl माइनस इन्वॉल्व होगा, यस। लो पीएच, आप देखो मेरी बात सुनो, नॉन साइक्लिक में स्ट्रोमल लैमिली की बात नहीं होती, तो स्ट्रोमल लैमिली में लो पीएच का कुछ लेना देना नहीं, आंसर डी आ गया। PS2 involve in photolysis in, PS2 involve in photolysis in reduced state, oxidized state, both और none बताओ। PS2 जो है वो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, कहां पर? रेड्यूस्ड में, ऑक्सीडाइज में, बोथ या नन आ गया, बताओ। PS2 इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस इन reduced स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट, बोथ। फोटोलिसिस में कहां इन्वॉल्व है PS2 बताओ? रिड्यूस स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट, बताओ जल्दी से। पानी कब तोड़ेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज स्टेज बोलते हैं, यस। 3 कैसे आया? 3 कैसे आया देख बेटा, मेरे पास क्या है दे रखा है 660 नैनोमीटर, 660 ऑन स्ट्रोमल, अच्छा स्ट्रोमल लैमिली लिखा है, सॉरी स्ट्रोमल लैमिली लिखा है बेटा, स्ट्रोमल लैमिली। कुछ जल रहा है यार, एक सेकंड देना बेटा। क्या यार लोग क्या करते रहते हैं, कुछ नहीं बेटा ऐसे यार। हाँ हाँ ठीक है रुक जाओ, एसी का रिमोट। हाँ देखो, अगर नॉन साइक्लिक क्या लिखा था यहाँ पे थर्ड में? स्ट्रोमल लैमिली में साइक्लिक होगा बच्चे, ए आंसर आएगा, थर्ड का ए आएगा। मैंने स्ट्रोमल लैमिली नहीं पढ़ा था। हाँ नहीं तार नहीं जल रहा यार, वही चेक कर रहा था मैं, क्योंकि क्या है ना लाइट्स के बीच में हम लोग काफी रहते हैं ना। विच अकर लास्ट, यहां लिखा है एक्साइटेशन ऑफ एंटीना इन PS2, PS2 का एंटीना लास्ट में एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट इन रिएक्शन सेंटर, फोटोलिसिस, PS2 ऑक्सीडाइज, PS2 ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और फोटोलिसिस क्या लास्ट होगा? पानी का टूटना लास्ट होगा, सबसे लास्ट में यहाँ पानी टूट रहा है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां होगी बेटा? ग्रेनल थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां होती है जहां बनती है। आप लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट वहां होता है जहां पर वो गैस या चीज बनती है।
इसीलिए सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां होगा, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। फॉर रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, फॉर रिडक्शन ऑफ एनएडीपी विच नॉट रिक्वायर, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी के लिए क्या रिक्वायर नहीं है, PS2 मोर देन 680, FNR, PS1, ठीक है, क्या रिक्वायर नहीं है। For reduction of NADP which not require PS2 more than 680, FNR, PS1, NADP की रिडक्शन के लिए क्या रिक्वायर नहीं है, PS2 रिक्वायर नहीं है, मोर देन 680, FNR, PS1 क्या रिक्वायर नहीं है बताओ। ये रिक्वायर नहीं है, मोर देन 680 पर NADP की रिडक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ओनली साइक्लिक एक्टिव होगा। NADP इज रिड्यूस बाई, उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, FNR, FD देता है, यस। FNR एंजाइम में बेटा, एंजाइम इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इन साइक्लिक फ्लो FES रिड्यूस्ड, PS2, PS1 साइक्लिक फ्लो में FES किसको रिड्यूस करेगा, FD को नहीं, NADP को भी नहीं। PS1 को वापसी इलेक्ट्रॉन देगा ना, आप खुद देखो, ये PS1 है, ये मेरे पास FES है, इसने वापसी इलेक्ट्रॉन FES को उसको PS1 को दे दिया ना, यही तो बोल रहा है वो। NADP हो नहीं सकता, FD हो नहीं सकता। स्ट्रोमल लैमिली पे क्या नहीं होगा, PS2 नहीं होगा, देखो रिडक्शन ऑफ NADP नहीं होगा, FNR नहीं होगा, ये तीनों ही नहीं होंगे, यस। बेटा फोटोलिसिस हम लास्ट इसलिए बोल सकते हैं, पहले बात तो आप ये समझो, लाइट रिएक्शन इतना फास्ट होता है, फोटोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए, PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो जब PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 पे चला गया तो PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस वजह से हम फोटोलिसिस लास्ट बोल रहे हैं। सबसे पहले वाला PYQ चेक कर लें, क्या चेक करना है उसमें बच्चे, आपने कुछ और याद कर रखा है, पार 400 से 700 नैनोमीटर होता है बेटा, पार जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। क्या चेक करूं इसमें बता, चलें आगे स्टार्ट करें। बेटा ये मुश्किल क्वेश्चन है जो आज के थे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे मैं तेरे से मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे ये समझना पड़ेगा, तुझे अगर नहीं पता ये बात तो बाहर के एनवायरनमेंट को छोड़ दे। मुझे एक चीज बता, मेरे पास ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मेरे पास है, जो पता नहीं किस चीज का बॉक्स है, जो भी है, ये बॉक्स है। बाहर एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन 100 है। अगर इस बॉक्स में से गैस बाहर निकलनी है CO2, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना। तो अगर किसी प्लांट में से ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में जाती है, कंसंट्रेशन में वॉल्यूम डिवाइड होता है, अमाउंट की बात नहीं हो रही, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो खुद सोच के बता कि क्या प्लांट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होती होगी, सॉरी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, नहीं तो निकल ही नहीं सकती। उस कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो मैं तेरे को क्लियर समझा रहा हूं, एनवायरमेंट में अमाउंट वाइज ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, तभी वहां से चीज बाहर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। क्वेश्चन नंबर 8 में बी और सी होगा बेटा, थर्ड और 11th बता दें, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 660 नैनोमीटर दे रखा है, स्ट्रोमल लैमिली दे रखा है, इसका मतलब साइक्लिक की बात हो रही है। साइक्लिक में FNR काम नहीं करता, ना फियोफाइटिन काम करता, इसलिए थर्ड आएगा। एक बच्चे ने बोला है कि 8th में फॉर रिडक्शन ऑफ NADP, मेरी बात सुन ध्यान से, रिडक्शन ऑफ NADP के लिए क्या नहीं चाहिए, मोर देन 680 नैनोमीटर पर तो NADP रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली PS1 काम करेगा। नहीं तो NADP के लिए मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब समझ में आ रहा है? 11th कह रहा है स्ट्रोमल लैमिली में क्या नहीं है, स्ट्रोमल लैमिली पे सिर्फ PS1 होता है। दूसरा, अगर सिर्फ PS1 प्रेजेंट है तो PS1 होने की वजह से वहां FNR भी नहीं होगा, क्योंकि हम ये कर ही नहीं रहे इसकी रिडक्शन, इसीलिए ये तीनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे।
अब आगे चल रहे हैं, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, प्लीज अब इस पे फोकस करिए और मेरे साथ बने रहिए। टॉपिक का नाम है डार्क रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार फोर्थ को, अगर तेरे पास दूसरे टीचर का पुराना नोट्स है, मेरे नोट्स से तो 100% मैच नहीं करेगा। हाँ, अब उनका पढ़ाया हुआ मेरे पढ़ाए हुए से मैच नहीं करेगा बेटा, मैं कुछ अजीब पढ़ाता हूं, बस मुझे इतना पता, अजीब है वो। हाँ, अब वो काम का है नहीं काम का, वो तुझे पता है कि कितने रिजल्ट बच्चे क्या बोलते हैं, वो तुझे पता है, पर वो अजीब है। क्वेश्चन नंबर 4 एक ने पूछा है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या नहीं चाहिए मुझे। भाई स्ट्रोमल लेमिली की नॉन साइक्लिक से कुछ लेना देना है? नहीं लेना देना, साइक्लिक से लेना देना है, इसलिए आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। हाँ भाई, डार्क रिएक्शन सेकंड फेज है, और मतलब हम जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा लाइट और डार्क रिएक्शन नाम के दो रिएक्शन है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका एक और नाम रखते हैं बायोसिंथेटिक फेज। कौन बच्चा बताएगा लाइट रिएक्शन का क्या नाम था? इसका नाम है बायोसिंथेटिक फेज। लाइट रिएक्शन का क्या नाम था, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा लाइट रिएक्शन का क्या नाम था? फोटोकेमिकल फेज था। डार्क रिएक्शन का नाम है बायोसिंथेटिक फेज। अब जरा पॉइंट वाइज सुनते चलो। हमने यहां पर क्या बोला है, हमने कहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है उसके हमारे पास दो स्टेप हैं। हमारे पास क्या है, दो स्टेप है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, लाइट रिएक्शन है जहां पर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, जहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, यस सही है, उसके बाद मेरे पास पानी टूटा था, यस, और मेरे पास किसकी रिडक्शन हुई थी, NADP प्लस की। तो रिडक्शन किसकी हुई थी, ऑफ NADP प्लस, यस और नो, ठीक है। जो मेरे पास, सुनना ध्यान से, जो मेरे पास प्रोडक्ट बने थे, उन प्रोडक्ट में मेरे पास एक ATP था और एक था NADPH। इनका ये जो है बेटा, इनको हम कहते हैं, इनमें ऊर्जा ज्यादा है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। ये क्या है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इन्हें कह रहा हूं, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस के फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। और ये यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। यूज कहां होंगे, डार्क रिएक्शन में। इसके अलावा जो ऑक्सीजन बनी वो बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, जो कहां होगी, कहां बनी है बेटा, प्रोड्यूस इन ल्यूमन। कहां बनी थी, प्रोड्यूस इन ल्यूमन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो ग्रेनल थाइलाकॉइड के ल्यूमन में बनी थी। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो हमारे पास एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, पानी टूटा और रिडक्शन ऑफ NADP हुई। मेरे पास ATP NADPH बने, जो कहां यूज होंगे, डार्क रिएक्शन में। कहां यूज होंगे, डार्क रिएक्शन में। और जो ऑक्सीजन बनी वो लीव कर देगी, लीव किसको, प्लांट को। प्लांट को छोड़ के चली जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। जो ऑक्सीजन है बेटा वो मेरे पास क्या होगी, ऑक्सीजन कम आउट, है ना, कम आउट फ्रॉम प्लांट। प्लांट से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब सेकेंड स्टेप हम क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन जो है, ठीक है, उसमें बेसिकली रिडक्शन ऑफ CO2 होगी। क्या होगी, रिडक्शन ऑफ CO2 अकर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ क्या होगी, CO2 होगी। किसकी मदद से, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाएंगे बेटा, ग्लूकोज बनाएंगे, शुगर कह दी हमने, ठीक है, ग्लूकोज बनाएंगे। एंड एटीपी और NADPH को यूज करेंगे।
उसको क्या कर देंगे, यहां यूज कर देंगे। इतनी बात में समझ में आ गई नहीं आ गई, पहले बताओ। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपकी एनसीईआरटी में वो ये है कि डार्क रिएक्शन वर्ड एक मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन वर्ड जो है वो एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत नाम, गलत नाम जो सही नाम नहीं है। मिसनोमर का मतलब होता है गलत नाम, रॉन्ग नेम, गलत नाम रख दिया, रॉन्ग नेम, एक तरह का रॉन्ग नेम है। रीजन क्या है? रीजन ये है, इट नॉट अकर इन नाइट बट नॉट, क्या है, नाइट में नहीं होता, बट अकर इन डे एंड डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इस बात में कोई दिक्कत किसी को भैया? अब मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके घर में कभी खाना बनता, हमारे घर में बनता, सबके घर में बनता। नॉर्मली क्या था, हमें याद था कि जब हम छोटे थे तो हम किचन के पास ही बैठ जाते थे, गरम गरम रोटियां बनती थी, तुरंत जल्दी जल्दी खा लेते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो 9 बजे खाना बनना बंद किया, ठीक है, 5 रोटी अभी बनी हुई थी, तो खाना खाना हम 9:15 पे बंद करेंगे ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? 9:15 पे एकदम बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि खाना बनने पर खाना खाना डिपेंड है। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ही क्या है बेटा, लाइट रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डार्क रिएक्शन शब्द एक मिसनॉमर है, गलत नाम है। ये ऐसा गलत नाम क्यों है? क्योंकि नाम से ऐसा लगता है ये रात में होता है। ये रात में नहीं होता, ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है। इस बात के 2 प्रूफ हैं। पहला प्रूफ ये है कि अगर मैं लाइट रिएक्शन रोक दूंगा तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा। सर ऐसा तो है, लाइट रिएक्शन कैसे रोकूंगा? लाइट हटा के। तो डार्क रिएक्शन रुक गया, इसका मतलब हो सकता है ये भी लाइट से हो रहा हो। दूसरा प्रूफ ये है कि अगर मैं लाइट रिएक्शन 9 बजे रोकूंगा तो डार्क रिएक्शन 9:15 पे रुक रहा है। इसका मतलब इसकी कोई चीज है जो यहां यूज हो रही है, जब वो सारी खत्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। तो जो एटीपी एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बना है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। जब वो रुक जाएगा, आप समझो, जब वो रुक खत्म हो जाएगा तो डार्क रिएक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट को बाहर से एटीपी और एनएडीपीएच इंजेक्शन से देते रहो, डार्क रिएक्शन चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या किसी क्लोरोप्लास्ट में आप किसी तरीके से ग्रेनल थाइलाकोइड डिस्ट्रॉय कर दो तो क्या लाइट रिएक्शन होगा? सर होगा ही नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि डार्क रिएक्शन शब्द एक मिसनोमर है। इट नॉट अकर इन नाइट, डार्क में नहीं होता, बट ये दिन में होता। डिपेंड है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में। इस बात का सबूत क्या है? सबूत क्या है? सुनना ध्यान से। इस बात का सबूत क्या है? प्रूफ ये है, ध्यान सुनेंगे। प्रूफ ये है, प्रूफ ये है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ध्यान सुनेंगे। प्रूफ ये है कि डार्क रिएक्शन नॉट अकर, डार्क रिएक्शन स्टॉप व्हेन नो लाइट प्रेजेंट। सही बात है। और ये कब रुकता है? थोड़ी देर के बाद। डार्क रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, स्टॉप आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम व्हेन लाइट रिएक्शन स्टॉप। जब लाइट रिएक्शन स्टॉप होता है उसके कुछ समय के बाद ही डार्क रिएक्शन रुकता है, तुरंत नहीं रुकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ ये बात।
यहां तक समझ में आ रहा है? तो डार्क रिएक्शन रुकेगा आफ्टर सम टाइम व्हेन लाइट रिएक्शन स्टॉप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि व्हेन ऑल एटीपी एंड NADPH get utilized, then डार्क रिएक्शन स्टॉप। अच्छा, एक बात आपसे सवाल पूछता हूं, कौन बच्चा मेरी बात से समझ गया? मान लो सुबह हुई, सुबह 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 होती है ना डेली तुम्हारी? सर हमारी नहीं होती, हम तो सोए रहते हैं 8 बजे तक, पिटाई कर दूंगा। ध्यान से, जब सुबह होती है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? सबसे पहले लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो कुछ ATP NADPH बना देता है तो डार्क रिएक्शन फिर शुरू होता है। ऐसे ही शाम के समय पहले क्या रुकेगा, लाइट रिएक्शन रुकेगा। जब सारी ATP और NADPH खर्च हो जाएगी तब डार्क रिएक्शन रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सुबह मान लो 6 बजे लाइट रिएक्शन चालू हुआ तो डार्क रिएक्शन 6:15 पे चालू होगा। शाम में 7 बजे लाइट रिएक्शन रुक गया तो डार्क रिएक्शन उसके 15 मिनट बाद रुक रहा है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर निर्भर है, उसके प्रोडक्ट पर निर्भर है, उसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। सवाल यह उठता है क्या डार्क रिएक्शन रात में हो सकता है? हाँ, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट दे दो, पर होगा नहीं, क्योंकि बाहर से हम प्रोडक्ट देंगे नहीं, वो होगा नहीं। क्लियर है बेटा? हाँ, डार्क रिएक्शन डे में ही होता है। बेटा अगर आप किसी प्लांट को रात में लाइट दो तो उसका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होगा ना। क्या हम रात में प्लांट से खाना बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। पर प्लांट ने क्या किया, रात में खाना बनाकर एक खीरा बनाया और उस खीरे को बनाने के लिए तूने 200 रुपए की बिजली खर्च दी। तो तुझे लग रहा है कि पिटाई चप्पल से होनी चाहिए? इस बात पे बिल्कुल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नेचुरल सनलाइट चाहिए, उस नेचुरल सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं प्लांट से खाना बनवाने के लिए। वो पहले लाइट करेगा फिर डार्क रिएक्शन करेगा। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। दूसरी चीज क्या है, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। डार्क रिएक्शन जो है वो एटीपी को यूज करके वापसी एडीपी बनाएगा और NADPH से वापसी NADP प्लस बनाएगा। ये वापसी लाइट रिएक्शन पे यूज होंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डार्क रिएक्शन है, क्योंकि डार्क रिएक्शन जिस स्पीड से ATP और NADPH खर्च करेगा, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान ले ये मेरे पास बॉक्स है, हाँ ये मेरे पास बॉक्स है, ये खाली है, समझ इस बात को। इसमें मैंने डाल दिया ATP और NADPH, समझ आ रहा है? अब क्या होगा, अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन इसमें से ATP और NADPH निकाल ले। अगर वो धीरे धीरे निकालेगा फिर लाइट रिएक्शन को डालना मुश्किल होगा ना यहां पर कोई चीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ पूरी फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन डिटरमाइन करता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो स्टेप होता है। दूसरा क्या है कि डार्क रिएक्शन किस स्पीड से वापसी NADP और ADP बनाएगा, उससे पूरा पूरा प्रोसेस डिटरमाइन होगा। यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आगे चलें, डार्क रिएक्शन फास्ट हो ही नहीं सकता। यस, अरे भाई मैंने एक वैसी वैल्यू दी है अपने मन की कि 15 मिनट बाद होगा, ये कोई रियल थोड़ी होता होगा। पर यह है कि लाइट रिएक्शन से पहले डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं कि मॉर्निंग में लाइट एंड डार्क रिएक्शन बोथ स्टार्ट एक साथ, डार्क रिएक्शन स्टार्ट फर्स्ट, लाइट रिएक्शन स्टार्ट देन डार्क रिएक्शन, क्या सही आंसर है? पहले लाइट फिर डार्क, ऐसे ही तो करेंगे आंसर। यस संदीप वासे, बेटा रिवीजन किस चीज की करना चाह रहा है सर से? अच्छा, पेपर दे तेरी जगह, पढ़ ले भाई, पढ़ भी ले खुद से कुछ। हाँ लिख जल्दी से। लल्लन बेटा, ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 की रिडक्शन करनी। एक पूछ रहा है सर वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? एक बच्चे ने पूछा है कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों यूज करता है? ग्लूकोज की रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन ये वाली यूज होगी। यस सर, और ATP यूज होगी। आगे चल रहे हैं भाई, आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं?
कि डार्क रिएक्शन कैसे डिस्कवर हुआ, क्या कहानी थी इसकी, ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है। कितने लोगों को याद है कि, थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कितने लोगों को याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? मैं बता देता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914, 1914 से 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक, 39 से 45 तक ये वो टाइम था जब हमें थोड़ी सी न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पता चला था। न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन अलग अलग होते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास नेट वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का अपना वजन नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शंस अलग होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन अलग होते हैं। तो इसके अराउंड हमें न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला था। तो जापान के ऊपर बम गिराया गया था इस रेडियो एक्टिविटी का नेगेटिव यूज करके। तो केल्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का एक पॉजिटिव यूज करके डार्क रिएक्शन का स्टेप पता लगा। तो केल्विन जो थे, केल्विन केल्विन ने क्या करा, रेडियो एक्टिविटी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक पॉजिटिव यूज दिखाया। समझ में आ रहा है? इसलिए उनको मतलब नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से। तो केल्विन जो है उन्होंने एक पॉजिटिव यूज दिखाया। आप समझो, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केल्विन ने क्या किया बेटा। केल्विन ने क्या किया, केल्विन यूज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी टू डिस्कवर स्टेप्स, डिस्कवर स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। कैसे किया वो मैं बता रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको ये बात में समझ दम लग रहा है कि भाई जब हमारे आसपास लोग बम फोड़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी यूज करके, एक ऐसा साइंटिस्ट जो रेडियो एक्टिविटी यूज करके उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाए। इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया कार्बन 14। मेरी बात सुनो ध्यान से। नॉर्मल कार्बन कितना होता है, कौन बताएगा? नॉर्मल कार्बन कितना है भाई? नॉर्मल कार्बन कितना है? नॉर्मल कार्बन कितना होता है? C12। रेडियो आइसोटोप, व्हाट इज रेडियो आइसोटोप? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड रेडियो आइसोटोप? कौन बताएगा? आइसोटोप का सिंपल मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना। सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होते। इन्होंने जो लिया वो कौन सा लिया? वो रेडियो आइसोटोप लिया। इन्होंने लिया C14। कौन सा लिया? C14 लिया, जो रेडियो आइसोटोप था। रेडियो आइसोटोप मतलब एक ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या यूज किया? C14। ये कौन सा आइसोटोप था? ये रेडियो आइसोटोप था। किस लिए यूज किया बताओ? क्या यूज किया? रेडियो आइसोटोप। क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। अब किसके अंदर स्टेप्स पता किए? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो कोई प्लांट ही करेगा? हां। किसके अंदर? एल्गल फोटोसिंथेसिस। एल्गी थी बेटा, क्लोरेला ली होगी। एल्गल, एल्गल में कौन सी ली? क्लोरेला। एल्गल फोटोसिंथेसिस, उसमें उन्होंने स्टेप्स पता किए। कैसे पता किए होंगे मैं आपको समझाता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, समझना ध्यान से। इस टेस्ट ट्यूब में बाहर से मैंने जो CO2 दी है वो कौन से वाली है? C14 है। ये CO2 कौन सी है? C14 वाली CO2 दी है। और इसमें मेरे पास एल्गी है, इसमें मेरे पास ग्रीन एल्गी के सेल हैं। ये एल्गी है, ये क्या? एल्गी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जरा समझने की कोशिश करना। कैसे पता किया होगा? पहले आपको यह समझ में आ रहा है कि केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पॉजिटिव यूज दिखाया। आ रही आवाज भाई?
आवाज आ गई? बताओ जल्दी, आवाज आ गई? हाँ, बस जीवन में सही समय पे आपको आवाज आ जाए, यही बहुत है लाइफ के लिए, है ना। बहुत मुश्किल काम होता है जीवन में सही समय पे आवाज आना। हाँ, यस, ठीक है सर। हम डॉक्टर, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे? हैं, इस जालिम समाज का सामना कैसे, कोई को फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई तुमसे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा, मैं सच बता रहा हूँ। तो पेरेंट्स को भी क्या है कि तुम अच्छा कर जाओ लाइफ में, ऐसा नहीं कि तू डॉक्टर ही बनेगा, तो डॉक्टर अपने लिए बन रहा तू एक्चुअल में, है ना। तो ज्यादा सोचो मत। और ये जो टाइम है ना, पैनिक होता है बहुत ज्यादा, बैकलॉग, कितने क्वेश्चन बनाने, मैं पीछे छूट जाऊंगा, वो इतने बना लेता है, वो इतनी, ऐसा लग रहा है कि वहां पर क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा, या चमत्कारी पढ़ाते हैं वहां पर, ऐसा डर बहुत चलता है दिमाग में। इनसे बचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान देने का मतलब है एफिशिएंसी निकालो, बस टेंशन, बहुत टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो हम भी कई बार बैठते हैं ऐसे सोचते हैं, यार क्या कर रहे हैं, क्या है, इतना बच्चा ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, फिर कई बार ऐसा लगता है कि यार कुछ और सोच रहे हैं कि यार क्यों ही पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे कई बार लगता है कि यार एक बंद कमरे में, तो हम भी वही बोल रहे हैं, फिर बाद में आता है कोई दिक्कत नहीं। एक चीज है जिसके अराउंड हम लोग काम करते हैं, है ना। और दो बैलेंस है, एक है फैमिली का बैलेंस, एक आपके बीच का बैलेंस, दोनों हमको मैनेज करके किसी तरीके से काम करना है, ठीक है। ऐसे आप भी अपना फैमिली को मैनेज करते हुए पढ़ाई किया करो। बस सुनो, देखो आप समझो, ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एल्गी ले ली थी उन्होंने। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने आपको क्लियरली बोला कि आइसोटोप दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका वजन ज्यादा होता है, जैसे हम N14 और N15 पढ़ते हैं, वो हैवी आइसोटोप है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। यहां पर C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की खास बात क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने कार्बन ले ली जो रेडियो एक्टिव है, वो क्या होगी, जब किसी चीज में जाएगी ना तो अल्फा बीटा गामा निकालेगी, तो उसको ट्रैक करना आसान है। तो हमने क्या किया, एल्गी में क्या किया, हमने क्या किया बेटा, हमने यूज C14 वाला CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसको फिर ट्रैक किया। उसको क्या किया, ट्रैक किया। ट्रैक करने का मतलब समझ में आता है, उसको हमने ट्रैक किया कि वो कहां एंटर कर रही है, उसको हमने ट्रैक किया। तो हमें पता चला, हमने ट्रैक किया, ट्रैक दैट CO2, उसको ट्रैक किया कि वो CO2 कहां जा रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, कैल्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, तो कैल्विन ने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि जो CO2 सबसे पहले, जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है कोई, इस पे ये रेडियो एक्टिव CO2, ये जिसके साथ जुड़ेगी कंपाउंड रेडियो एक्टिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पीजीए नाम का कंपाउंड था, पीजीए क्या है बेटा, फुल फॉर्म है, पी से है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक शब्द से पता चल रहा है 3 कार्बन है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन का है, जो क्या है 3 कार्बन का, आपको समझना पड़ेगा। तो कैल्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो पीजीए है ये पहला प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये एल्गी का क्लोरोप्लास्ट है, अब इस क्लोरोप्लास्ट में मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे प्रोडक्ट दिखते हैं। मैंने क्या किया, जब रेडियो एक्टिविटी दी, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी मुझे ए में दिखी, फिर बी में दिखी, फिर सी में दिखी और डी में दिखी। इससे मैं सीक्वेंस पता लगा पाऊंगा कि किसके बाद क्या बन रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप घर के बाहर आपके कोई पौधा प्लांट लगा हुआ है, आपने उसकी लीफ ली, लीफ का क्लोरोप्लास्ट लिया। अब क्लोरोप्लास्ट में आप गिवन टाइम पर जब उसके अंदर देखोगे, तो मान लो आपको पता चला यार उसके स्ट्रोमा में ना A B C D 4 कंपाउंड है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना? तो मैंने क्या किया, एक ऐसी कार्बन ली जो रेडियो एक्टिव थी। तो मैंने क्या किया, जब उस रेडियो एक्टिव कार्बन को दिया, ठीक है, उसको दे दिया। अब क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव कार्बन जाएगी तो सबसे पहले पहला प्रोडक्ट बनाएगी। तो मैंने वो एल्गी उठाई, मेरी बात समझो, मैंने वो एल्गी उठाई और उसमें वो पहला प्रोडक्ट जो गया, मेरी बात समझना ध्यान से, पहला प्रोडक्ट उसमें गया, आप समझो इस बात को, पहला प्रोडक्ट उसमें गया हमारे पास, जो हमने एल्गी उठाई, ऐसे एल्गी ली, तो मैंने क्या किया, उस एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टॉप करा दी। समझो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बाहर से CO2 दिया, सुनना ध्यान से, बाहर से CO2 दिया जो रेडियो एक्टिव था।
मेरे पास पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ए बी सी डी 4 तरह के कंपाउंड होते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट के बाद जैसे ही रेडियो एक्टिव CO2 दिया, 2 मिनट के बाद एक एल्गी का सेल मार दिया। मारने से प्रोसेस रुक जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट मिले ए बी सी डी, पर ए रेडियो एक्टिव मिला। फिर मैंने क्या किया, 4 मिनट के बाद अगला एल्गी का सेल मारा, तो मुझे ए और बी दोनों रेडियो एक्टिव दिखे। अरे बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ ध्यान से। मेरे पास मान ले 4 पाइप है, 1 2 3 4। मैंने कलर यहां से डालना शुरू किया, ट्रांसपेरेंट पाइप है, तो पहले कलर यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। इसको देखूंगा कैसे, तरीका क्या है। तो उसने क्या किया, क्लोरेला ले ली। क्लोरेला कैसी होती है, सिंगल सेल की एल्गी। उसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया, टाइम ले लिया। उसने कहा कि मैंने जैसे ही रेडियो एक्टिव CO2 दिया, मैं 2 मिनट के बाद कुछ एल्गी के सेल मार रहा हूं, तो 4 कंपाउंड ए बी सी डी में से सिर्फ ए रेडियो एक्टिव आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ ए रेडियो एक्टिव आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने 4 मिनट के बाद देखा ए और बी रेडियो एक्टिव आ रहे हैं। 6 मिनट के बाद देखा ए बी और सी रेडियो एक्टिव आ रहा है। समझ आ रहा है? 8 मिनट के बाद देखा ये चारों रेडियो एक्टिव आ रहे हैं। इससे क्या पता चलेगा कि CO2 पहले ए के साथ गई, फिर बी के साथ गई, सी के साथ गई और डी के साथ गई। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ रही है? वंश गौतम, ये कोई लॉजिकली नहीं सवाल है कि ग्रीन एल्गी जो आसानी से फिलामेंटस तेरे पास, मान ले नीम के पेड़ को तू TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा? समझ इस बात को। तो कैल्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर पानी में करना है तो मुझे एक्वेटिक चाहिए, एक्वेटिक एल्गी होती है मेनली, ये एक्सपेरिमेंट पानी में कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पहला प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन का क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कैल्विन ने, पहला तो ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरा उन्होंने ऑल्सो फाइंड स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। तो कैल्विन ने जो काम किया वो मैंने लिख दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया रेडियो एक्टिव CO2 यूज करके पहला प्रोडक्ट जो बना था डार्क रिएक्शन में ये था, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन का एसिड था। क्या था, एसिड था। सेकंड उन्होंने क्या पता किया, पूरा स्टेप पता कर लिया डार्क रिएक्शन का। सही है। एंड उन्होंने और एक और बात बोली, ही ऑल्सो कंक्लूड डार्क रिएक्शन इज साइक्लिक प्रोसेस। ये भी बताया। साइक्लिक क्या होता है ये भी बात करेंगे। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? लाइट रिएक्शन में पानी टूट के NADPH और ATP बना था, मैं उसको यूज करके अब ग्लूकोज बनाने जा रहा हूं। ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बनेगा। कहां बनेगा? स्ट्रोमा में। अब सवाल ये उठता है कि ये रिएक्शन किसने डिस्कवर किया? कैल्विन ने। कैसे किया मैंने आपको बता दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एल्गी ली, एल्गी पर लाइट डाली होगी और ये पता किया, पर उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली वो रेडियो एक्टिव थी। जब आप रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना, तो वो अल्फा बीटा गामा रिलीज करती है। तो वो जिस कंपाउंड में पहले गई होगी, पहले वो कर रहा है, फिर वो आगे दूसरे कंपाउंड में गई, तो पिछले वाले में भी तो आ ही रही है ना लगातार। तो फिर ये दोनों रेडियो ऐसे करते करते उन्होंने पूरे स्टेप्स पता लगा लिए, और ये भी पता लगा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहां तक क्लियर है? बेटा जिस समय ये काम हो रहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर था, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रोसेस कैसे दिखेगा? स्ट्रक्चर दिखता है ना। माइक्रोस्कोप प्रोसेस देखने के लिए होता है क्या तेरे हिसाब से? बता बता जल्दी बता। आकाश रोनियार बेटा बैकलॉग देख खुद से। यस यस। इन्हें वर्ल्ड वार से मतलब नहीं था, सब लोगों को सब चीज से मतलब नहीं होता है। लिख लिया? इतना नोट कर लो, आगे चल रहे हैं बेटा। मैं आपको डार्क रिएक्शन प्रॉपरली पढ़ा रहा हूं, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं उसको पढ़ा रहा हूं।
लिख लिया? लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन, हाँ भाई, जिनको नहीं पता, हाँ भाई नोट में लिख देता हूं, नहीं पता तो तुम्हें ये भी नहीं पता तो दिक्कत है। प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन बताओ, प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन शुगर है। क्या है शुगर? शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज। और लोकेशन क्या है? स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। क्यों लोकेशन वहां है? क्योंकि वहां एंजाइम प्रेजेंट है। वहां क्या प्रेजेंट है बेटा? एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वहां पर? एंजाइम प्रेजेंट है। जल्दी करेंगे थोड़ा सा, अगर आपने लिख लिया तो आगे की बात करते हैं। ये लिख लिया तो आगे की बात करते हैं। चलें आगे। पीजीए का स्ट्रक्चर अभी लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए करिए जल्दी से, बढ़िया लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा, जल्दी लिख लो, हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। चले आगे। सबसे पहले मेरे पॉइंट्स क्लियर है आपको? डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद होता है। डार्क रिएक्शन मिसनोमर है, लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है। डार्क रिएक्शन में एक CO2 की रिडक्शन होती है। रिडक्शन का क्या मतलब है? उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, ग्लूकोज बनेगा। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट पे डिपेंड है, ATP और NADPH। ये दोनों हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है। डार्क रिएक्शन जो है बेटा, आपको ये दिमाग में बैठाना है, उसकी डिस्कवरी कैल्विन ने करी। कैल्विन ने डिस्कवरी करी और उन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और किसकी फोटोसिंथेसिस पड़ी? एल्गी की। यस। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि यार रेडियो एक्टिविटी की क्यों जरूरत पड़ी, इतना ऐसा क्या था डार्क रिएक्शन में? बड़े कंफ्यूज थे। मेरी बात सुने ध्यान से। एनसीईआरटी सवाल को आपसे पूछ रही है कि ऐसा क्या था कि डार्क रिएक्शन को डिस्कवर करने में साइंटिस्ट लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, आप समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। हमने हमने क्या किया? हमने अकॉर्डिंग टू केल्विन, अगर आप ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू केल्विन पहला प्रोडक्ट क्या है बेटा बताओ? अकॉर्डिंग टू केल्विन फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? PGA। क्या है हमारे पास? PGA। PGA की फुल फॉर्म फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। PGA की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक समझ में आ रही है? PGA की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, हाँ ठीक है, ये है। अब ये कितने कार्बन का है? इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनना। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है? ये CO2 किसी चीज में जोड़ के बना होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये चीज है, अगर ये चीज 2 कार्बन की है, इस पर एक CO2 जोड़ूंगा तभी तो 3 कार्बन का बनेगा। एक्चुअल में क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट, क्यों हमें टाइम लगा डार्क रिएक्शन खोजने में, हमें एक स्पेशल टेक्निक लगी, रेडियो एक्टिविटी यूज करनी पड़ी। प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? साइंटिस्ट लोग ये देख रहे थे कि साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, वो कितने कार्बन का होना चाहिए? शुड बी ऑफ कितने कार्बन? 2 कार्बन का। सो दैट क्या हो? सो दैट 2 कार्बन प्लस CO2 से क्या बने? RuBP बने, जो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से। हमारे पास, आप समझो, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? ओ सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं,
साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो था, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो था, उसको मान रहे थे कि वो 2 कार्बन का है, ऐसा मान रहे थे 2 कार्बन का है, जिसपे CO2 जोड़ के PGA बन रहा था 3 कार्बन का। लेकिन जब रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज की गई, ऐसा पता चला कि जो RUBP है, RUBP एक क्या है, 5 कार्बन का होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये हमारे पास क्या है बेटा, RUBP जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इट इज हमारे पास क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ये है। समझो इस चीज को, मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ कि डार्क रिएक्शन को खोजने में या समझने में बहुत टाइम लगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कि यार 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए जिसपे CO2 जोड़कर 3 कार्बन का PGA बन रहा है, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट है। अब ये पहला प्रोडक्ट कैसे आया मुझे बताओ। पहला प्रोडक्ट आया है जब मैंने ये CO2 2 कार्बन वाले से जोड़ा। ऐसा हम अज्यूम कर रहे थे, ये रियल नहीं है, ये अज्यूम कर रहे थे। रियल में क्या हुआ, 5 कार्बन का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मिला, इट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो RUBP क्या कर रहा था, देखो RUBP क्या कर रहा था, कंबाइन हो रहा था किसके साथ, CO2 के साथ। तो मुझे बताओ ये कितनी कार्बन है, सर ये 5 कार्बन की एक शुगर है, इसके साथ एक कार्बन कंबाइनी, तो क्या बना, सर मेरे पास PGA बना कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, पर इसके 2 मॉलिक्यूल बने। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है और PGA बनाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट को डार्क रिएक्शन को समझने में समय इसलिए भी लगा क्योंकि इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे कि, और वो खोजते रहे बहुत दिन तक कि भाई CO2 किसी 2 कार्बन के कंपाउंड से जुड़ती होगी तभी तो PGA बनेगा 3 कार्बन का। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, बनेगा। लेकिन बाद में पता चला कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है ना, लेटर लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में डिस्कवर हुआ। इवन इसके बाद जब आपका ये कैल्विन साइकिल डिस्कवर हो गई, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का है, सर 5 कार्बन का है। यस, उससे क्या हो रहा है, एक CO2 जुड़ के टोटल कितनी कार्बन होगी, 6, तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके, PGA के। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक बात बेटा देख, मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो नोट से बन जाते हैं, पर मैं फिर भी जो है ना, इसे कहते हैं कि मैं वो रखता हूं कि प्लीज एनसीईआरटी भी रीड करो, क्योंकि आप भाषा शायद ना समझ पाओ क्वेश्चन की, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था कितना, ये 2 कार्बन वाला क्या है, सर ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हम मान रहे थे, बट रियल में कितना मिला, 5 कार्बन का। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनेंगे। अब क्या हुआ, काफी सारे प्लांट ऑब्जर्व किए गए, मैनी प्लांट्स ऑब्जर्व, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है, मेरी बात समझे ध्यान से। हमने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को देखा, मतलब अच्छे से देखा। हमें देखकर यह पता लगा कि यार सारे प्लांट में, सुनना ध्यान से, सारे प्लांट में मेरे पास ये पहला प्रोडक्ट नहीं है। मैनी प्लांट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सही है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का PGA है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का PGA है। मेरी बात समझ में आ रही है, 3 कार्बन का PGA है, समझो ध्यान से, ठीक है। बट हमें कुछ ऐसे प्लांट भी मिले, बट सम प्लांट्स ऑल्सो हैव
4 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट, और वो क्या था? OA। फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है? सर नोट समझ नहीं आया, मेरी बात सुन ध्यान से, रब करते हैं, मैं तेरे को समझाता हूं, सवाल से समझाता हूं, समझ। पहले पिछली स्लाइड दिखानी है, बिल्कुल दिखा दूंगा, बस 1 सेकंड दे मुझे। पिछली स्लाइड तो लिख लिया तुमने, पिटाई कर दूंगा मैं। पिछली स्लाइड क्यों दिखाऊं, इतना टाइम दिया था उस पर। देख, जो मैं अब बोल रहा हूं वो सुन ध्यान से। इज ऑल प्लांट्स हैव फर्स्ट प्रोडक्ट, क्या सारे प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का पीजीए है? तो हमने क्या किया, बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए, बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए, हमें कुछ ऐसे प्लांट मिले, इनमें क्या था बेटा, इनके अंदर 3 कार्बन का पीजीए था पहला प्रोडक्ट, इसमें भी था। कुछ ऐसे प्लांट बने मिले जिसमें 4 कार्बन का ओए था पहला प्रोडक्ट। तो मोस्ट प्लांट में, समझो ध्यान से, मोस्ट प्लांट्स में हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट था, फर्स्ट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, CO2 फिक्स करने के बाद, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन कहते हैं। CO2 फिक्सेशन कितना है? 3 कार्बन का क्या है बेटा, पीजीए है। 3 कार्बन का पीजीए मोस्ट प्लांट में। बट कुछ ऐसे प्लांट में नहीं, सम प्लांट्स ऑल्सो हैव, कुछ प्लांट ऐसे मिले उसमें मेरे पास 4 कार्बन का ओए है। क्या है? 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है फर्स्ट प्रोडक्ट। यही बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, इन प्लांट्स को नाम दे दिया C3 प्लांट। क्या नाम दे दिया? C3 प्लांट। क्यों नाम दिया? ये क्यों नाम दिया? क्योंकि जब हम CO2 इनमें डाल रहे हैं, जब हम CO2 फिक्स कर रहे हैं, तो पहला प्रोडक्ट जो किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का एसिड है। क्या नाम है उस एसिड का? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इनको हमने क्या नाम दिया? C4 प्लांट। जब हम CO2 फिक्स कर रहे हैं तो इनका पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? 4 कार्बन का एसिड है। क्या नाम है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से। प्रभु कंफ्यूजन क्या हो रही है? मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। तेरे घर के बाहर नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ है, तू गया उसकी लीफ के क्लोरोप्लास्ट में देखा कि CO2 देने के बाद पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो मैंने कहा एक 3 कार्बन का एसिड बनता है स्ट्रोमा में। ठीक है, सही है। कुछ ऐसे प्लांट मिले जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है मेज। मेज पता है, पोएसी फैमिली में। ठीक है, फिर मेरे पास है सोरगम, चारा होता है ये। शुगर केन, शुगर केन, व्हीट राइस C3 नहीं होते, शुगर केन में सोरगम। इनकी लीफ में मुझे क्या पता चला कि इनमें पहला प्रोडक्ट, जब CO2 आ रही है, किसी से भी जोड़ रही हो, उसका मतलब नहीं है, पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 4 कार्बन का है। मेरी बात समझो, कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। जैसे यहां पर जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिड है 3 कार्बन का, यहां पर भी एसिड है पर वो 4 कार्बन का है। इसका पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है प्रभु, इसका 4 कार्बन का। यही तो पढ़ा रहा हूं, सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूं।
क्या सभी प्लांट में जब CO2 आती है तो जो पहला प्रोडक्ट CO2 किसी चीज में जुड़े क्या बनता है, कितने कार्बन का? सर 3 कार्बन का, मोस्ट ऑफ द प्लांट में। उन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स। कुछ प्लांट हमें ऐसे मिले जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, उनको हमने नाम दिया C4 प्लांट। ये कम होते हैं C4 प्लांट। शुगर केन, सोरगम, मेज। सर पूरी पोएसी फैमिली नहीं, यहां दिमाग नहीं लगाना, ये मॉर्फोलॉजी नहीं है। क्लियर? बैक स्लाइड दिखवा रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है ये, मेरी बात समझो। ये कह रहा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, आप समझो। देखो अभी तक हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आए तो हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, लीफ है, ठीक है, ये CO2 आई, अब समझ में आएगा आपको। अब CO2 किसी ए कंपाउंड में जुड़कर मेरे पास PGA बना रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट खोजते रहे ये ए कितने कार्बन का है। सबको लग रहा था 2 कार्बन का, क्योंकि ये 3 कार्बन का था। बाद में पता चला ये ए जो है ये 5 कार्बन का है और इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इन्हें C3 प्लांट कहते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। इसे कहते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। पहले हम सोच रहे थे कि ये 2 कार्बन का होगा, पर ये 2 कार्बन का नहीं है, ये 5 कार्बन का है, इसीलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। मुझे कुछ ऐसे प्लांट मिले जिनमें ये बी है, ये मुझे नहीं पता बी क्या है, पर CO2 जुड़ने के बाद एक अलग कंपाउंड बन रहा है OA जो 4 कार्बन का है। मैं अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा, जिसे प्राइमरी CO2। तो ये वाले प्लांट को कहते हैं C4 प्लांट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना CO2 जुड़ने के बाद ये 4 कार्बन का है। इन वाले प्लांट को कहते हैं C3 प्लांट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का है। अब प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का मिला। हम सोच रहे थे कितने कार्बन का? 2 का। अब कुछ समझ में आ रही है? अरे बोलो। अब आयो। इससे बैक थोड़ी जाएंगे, ये स्लाइड है लिखने के लिए। नहीं, ये मुझे अभी नहीं बात करूंगा मैं, ये कितने, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट का क्या है वो बाद में बात करेंगे। पर जो मैक्सिमम प्लांट है जो C3 होते हैं, उनका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का मिला। हम खोज कितने कार्बन का रहे थे? 2। क्यों खोज रहे थे? क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। अगर यहां तक समझ आ गई है तो बात कर लेते हैं। 5 कार्बन का मतलब है बेटा उस कंपाउंड में 5 कार्बन है। यदि 5 कार्बन में CO2 जोड़ेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कार्बन का बनना चाहिए? 6 कार्बन का, पर बन 3 कार्बन का, तो इसका मतलब 2 बनते होंगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक 5 कार्बन वाले से 2 PGA बनेंगे। ये बात सुन, एक CO2 फिक्स करने पर कितने PGA दिखेंगे मुझे? 2। बेटा पता कैसे चला राहुल? रेडियो आइसोटोप टेक्निक से पता चल जाता है, उसमें कुछ तरीके होते हैं, वो अभी आप शायद ना पढ़ो, अभी आपको जरूरत भी नहीं है। लिख लिया बेटा?
लिख लिया, आगे चले, प्रोसेस पढ़े, जल्दी बताओ, प्रोसेस पढ़े बेटा। सोरगम बच्चे एक तरह का चारा होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हमें पता चल गया, ध्यान से सुनेंगे, हमें पता चल गया कि डार्क रिएक्शन जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास C3 और C4 प्लांट होते हैं, ठीक है। C4 प्लांट में पहला प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या है, कितने कार्बन का है C4 प्लांट में, 4 कार्बन का, और C3 में कितना है, हम लोग कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। हम जो ये डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पर, और पहले प्रोडक्ट के नाम पर इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, मैं यहां पे C3 प्लांट के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, क्योंकि वहां पर एंजाइम होते हैं, ठीक है सर, क्लियर है। इसमें मेनली हम क्या करना चाह रहे हैं, CO2 को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैसा प्रोसेस होता है, इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड होता है जिसको मैं कहता हूं RUBP। प्लीज फुल फॉर्म याद करो, नहीं तो एग्जाम में याद नहीं होगी। RUBP में R क्या है, राइब्यूलोज। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए राइब्यूलोज 5 कार्बन का होता है जिसे राइबोज होता है, और एक प्रकार की कीटो शुगर है। 1,5 बिस, बिस कब यूज करते हैं, जब 2 हो, डाई हो, तो राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, यस, बिस फॉस्फेट, बिस का मतलब है 2, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, ये एक प्रकार की कीटो शुगर है, मतलब यहां कीटोन ग्रुप है, क्या है यहां पर, कीटोन ग्रुप है, ये रहा। अब ये जो मेरे पास है जिसका नाम RUBP है, ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे पास कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है, कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में मेरे पास ये फर्स्ट कार्बन है कीटोन के पास वाली, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5 है। यहां पर फॉस्फेट होगा और यहां पर फॉस्फेट होगा, बाकी पर आप HOH लगा दो। ये RUBP का स्ट्रक्चर है। तो RUBP एक 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की क्या है, शुगर है, जो स्ट्रोमा में होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। 5 कार्बन की एक शुगर है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पहली और 5वीं कार्बन पर फॉस्फेट, और भाई कीटोन तुम्हें लगाना ही पड़ेगा दूसरी पे, पहली पे तो एल्डिहाइड ग्रुप लगता है हमेशा, यस। तो ये हो गया। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इस पे CO2 जोड़ी है। अगर मैंने CO2 जोड़ी है तो देखो बेटा, CO2 कहां से आएगी बताओ, बाहर से आएगी, एनवायरमेंट से, ये CO2 आ गई। CO2 जोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहला स्टेप CO2 जोड़ना है, इसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये RUBP क्या है भाई, RUBP है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसे कह रहे हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। सबसे पहले CO2 यही लेगा। इसने कौन सा प्रोसेस किया, कार्बोक्सिलेशन। मेरे पास कंपाउंड बना PGA, फुल फॉर्म पढ़ो इसकी, फॉस्फो, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। कितने लोगों को पता है ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होती है, तो ग्लिसरिक में 3 कार्बन है, हाँ सर, ग्लिसरिक एसिड बन गया, PGA बन गया। और इसके कितने मॉलिक्यूल बन गए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, कितने मॉलिक्यूल बन गए सर, 2 बन गए। चलो PGA का स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखते हैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या है सर, एसिड है, COH है, ठीक है सर, COH है, ठीक है। सबको दिख रहा है 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे बताओ, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, सही है सर। अब क्या हुआ है बेटा, अब क्या हुआ है, यहां तो अपने पास OH और H है, यहां पर मेरे पास, सुनना ध्यान से, यहां पर मेरे पास, यहां पर देखो ऐसे था, ये OH था, ये S था, ये S था, इसको लिखते हैं CH2OH था।
इस OH पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2, और इस पर मैं क्या जोड़ दूं, जहां OH था वहां क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। कौन बच्चा बताएगा इस PGA को 3PGA लिखना ठीक है? इस PGA को 3PGA लिखना ठीक है, क्यों? क्योंकि तीसरी कार्बन पर ये 3PGA का मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं है, 3PGA लिखने का मतलब तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है? दिक्कत क्या है, तेरा सिलेक्शन नहीं होना इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताता हूं, बुरा मत मानियो, मेरी बात सुनियो, लाइव पर याद रखियो। सिलेक्ट हो नहीं हो, मेरे से पढ़े किसी से भी पढ़, ध्यान से सुनियो। एक टीचर जो होता है उसको पहचानना सीख, वो क्यों पढ़ा रहा है, रीजन क्या है। अगर मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। मेरे को शौक नहीं है, मेरी सबसे खराब जो चीज है वो ये है, मैं कभी अपने ज्ञान को नहीं झाड़ता। कुछ लोग होते हैं कि ये पता है हमें, वो पता है, वो काम का पढ़ाते ही नहीं है। मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूँ जो काम का है। स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुझे ये समझ में आना चाहिए शुगर है। कुछ मत करियो, आज बैठ के PYQ चेक करियो, तुझे पता चल जाएगा स्ट्रक्चर क्यों बताए। इसमें ये शुगर है, ठीक है। शुगर की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज शुगर? शुगर का मतलब होता है उस पर कीटोन ग्रुप होगा और एक से ज्यादा OH ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो। अब मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये शुगर है? तूने जो शुगर की डेफिनेशन पढ़ी है, कहीं भी पढ़ी हो, ऑर्गेनिक में पढ़ी हो या वैसे भी पढ़ी हो बायोमोलिक्यूल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शुगर? शुगर का मतलब होता है एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, OH ग्रुप होंगे या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। तो यहां पर अगर तू ध्यान से देखेगा, यहां पर अगर ध्यान से देखेगा, ये शुगर नहीं है। इस पे एक OH ग्रुप यहां है और दूसरा था उसकी जगह फॉस्फेट, मान लेते हैं वो OH ग्रुप है। मेरी बात समझ ध्यान से, मान लेते हैं वो OH ग्रुप है, मान लेते हैं, समझ इस बात को। अब मैं तेरे से ये कह रहा हूं बच्चे, मैं आप तेरे से ये कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी एसिड को, ये एसिड है, मान ले यहां पर फॉस्फेट की जगह, अब तो मान ले यहां OH होता, तो मान लेते हैं OH में H हटाकर मैंने क्या लगा दिया, इस कंपाउंड में यहां फॉस्फेट जोड़ दिया। तो मान लो एक OH यहां था, एक यहां था। अगर मैं इस कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इस कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूं, क्या ये शुगर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि एक OH यहां प्रेजेंट है, एक यहां थी। तो अगर मैं तेरे से पूछूं, ध्यान से सुन, मैं अगर तेरे से पूछूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम शुगर बनाना चाह रहे हैं, हम क्या बनाना चाह रहे हैं, शुगर। तो अगर मुझे 3 कार्बन के एसिड की शुगर बनानी है, तो कितने लोगों को यह याद है कि अगर मेरे पास COH ग्रुप है, उसकी मैं यदि रिडक्शन कर दूं, यदि मैं उसकी रिडक्शन कर दूं, तो उससे मेरे पास CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये तुम्हें याद है? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसकी रिडक्शन कर दूं, किसकी, PGA की, तो मेरे पास एक शुगर बनेगी जो 3 कार्बन की होगी, ये रही। यहां मैंने CHO लगा दिया, बाकी सेम रख ले। बाकी सेम कैसे? यहां OH लगा दे, यहां H लगा दे। आगे क्या करना है सर? यहां CH2 लगा दे और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जो फॉस्फेट था वो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये शुगर बनी, ये बता पहले। हाँ सर बन गई। और ये शुगर का, इसका नाम PGA है, तो क्या मैं इसका नाम PGAL लिख दूं, एल्डिहाइड हो गया। पूरा नाम फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, ये बन गया। हाँ सर। क्या मैं इसको 3 कार्बन की शुगर है जिसपे फॉस्फेट है, समझ ध्यान से सर, ये भी 3 PGL होगा। हाँ, तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है, 3 PGL बन गया। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं इसका एक और नाम ट्रायोज फॉस्फेट लिख सकता हूं, यस और नो, ये बता बस। तो तुझे ये समझ में आना पड़ेगा कि हमने एक एसिड की रिडक्शन करी है, तो ये वाला स्टेप जो रिडक्शन है, इसके लिए मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। रिडक्शन किससे होगी सर? NADPH से। कितने लगेंगे? 2, क्योंकि ये 2 हैं यहां पर, और मेरे पास क्या बनेंगे, 2 NADP बनेंगे। ये कहां से आए थे? ये आए थे कहां से बता? ये कहां से आए थे सर? ये PS1 से आए थे, लाइट रिएक्शन से। कौन आया था PS1 से? ये आया था। और वापसी कहां चला जाएगा? ये वापसी वहां चला जाएगा। ऐसे ही मुझे रिडक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मुझे 2 ATP भी खर्च करनी पड़ेगी, 2 ADP बनेगा।
अगर तू ये बात समझ पा रहा है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से, सॉरी, एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगी, तो तू फोटोसिंथेसिस समझ पा रहा है। तो मेरे पास एक शुगर थी, उसकी कार्बोक्सिलेशन करके मैंने एसिड बनाया, एक कार्बन फिक्स कर दी। कार्बन जब भी फिक्स होगी COH ग्रुप बनाएगी, ये बना दिया उसने। अब इस COH ग्रुप की रिडक्शन करके मैं शुगर बना चुका हूं। 3 कार्बन की शुगर को ट्रायोस फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड कहते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, ये बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? और ये रिडक्शन हम कर क्यों रहे हैं? हमने क्या लिखा था? हमने CO2 की रिडक्शन लिखी थी। अरे भाई, हमने किसकी रिडक्शन लिखी है डार्क रिएक्शन में? CO2 की। तो CO2 को डायरेक्टली थोड़ी लिखूंगा, CO2 को पहले COH बनाऊंगा यहां पर, फिर इसको रिड्यूस करके क्या बना रहा हूं? एल्डिहाइड ग्रुप। और क्या डेफिनेशन होती है शुगर की? या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, और एक से ज्यादा OH ग्रुप। हाँ, PGL एल्डिहाइड की वजह से आया प्रिंस। यहां तक ठीक है? अब एक बच्चा कह रहा है NADPH, मेरी बात सुन ध्यान से, ये लाइट रिएक्शन में याद कर PS1 ने NADPH बनाया था। हाँ सर, ये वो NADPH है जो यहां आया है डार्क रिएक्शन में। सर कैसे आया होगा? आप याद करो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, वहां पर PS1 के बाहर की तरफ स्ट्रोमा की साइड NADPH बना, वो चला गया रिडक्शन वाले स्टेप में डार्क रिएक्शन में। अब मेरे पास जो NADPH बना, उसने वापसी NADP प्लस बनाया, वो कहां चला जाएगा? वापसी लाइट रिएक्शन में चला जाएगा। ये देख, समझ आ रहा है? उसके अलावा ये एटीपी कहां से आई है? सर ये एटीपी भी आई है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक कहीं से भी आती है। तो मेरे पास ये शुगर बन गई। अब इससे मैं क्या बनाऊंगा? सुन ध्यान से, 3 कार्बन की शुगर से मैं क्या बनाऊंगा? ग्लूकोज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्लूकोज। सर ग्लूकोज कितने कार्बन की है? सर 6 कार्बन की। अब मेन शुगर ग्लूकोज होती है, आप समझो ध्यान से, ग्लूकोज बन गई। अब ग्लूकोज को हम या तो सुक्रोज बना के ट्रांसपोर्ट करें। सुक्रोज क्यों बनाएंगे? ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? सर हम स्टार्च बना सकते हैं। स्टार्च किस लिए बनाएंगे? स्टार्च किस लिए बनाएंगे? स्टोर करने के लिए। ये ऑप्शन है। अब क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको चलाए रखने के लिए मुझे वापसी RUBP इसमें से बनाना पड़ेगा। मैं तेरे को ऐसा समझाता हूं, मान ले मेरे पास ये 40 बन गए PGL, उसमें से बहुत सारे ग्लूकोज बना देंगे और कुछ वापसी चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन स्टेप में हमारे पास ATP खर्च होती है। क्या खर्च होती है? ATP खर्च होती है और ADP बनता है। तो यदि आप ध्यान से देखें, कौन सा स्टेप है? CO2 फिक्स होती है, कार्बोक्सिलेशन। कौन से स्टेप में शुगर बनती है? रिडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को चलाए रखने के लिए मुझे वापसी PGL से, ट्रायोस फॉस्फेट से, मुझे RUBP बनाना पड़ेगा। एक ATP और खर्च हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक CO2 फिक्स करने में 2 ATP यहां और एक यहां, 3 ATP और 2 NADPH लगेंगे एक CO2 फिक्स करने में। इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। 3 स्टेप है। पहला CO2 जोड़ना, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहां से आएगा? सर NADPH। किसके पास किसकी हाइड्रोजन है? पानी की। क्लियर है? क्योंकि 2 PG हैं, 2 NADPH, 2 ATP। मेरे पास क्या बन गया? ट्रायोस फॉस्फेट। 2 ट्रायोस फॉस्फेट का एक ग्लूकोज होता है, वो यहां लिख दिया मैंने। इनमें से कुछ ट्रायोस फॉस्फेट यहां चले जाएंगे रीजनरेशन में। तो एक CO2 फिक्स करने के लिए, आप समझो, एक CO2 फिक्स करने के लिए मुझे क्या लगा बताओ? एक CO2 फिक्स करने के लिए मेरे पास कितने NADPH लगे? 2 NADPH और 3 ATP चाहिए। अब इसको NCERT एक और चीज लिख देती है। NCERT कहती है यार इसीलिए तो साइक्लिक होता था। भाई आप मुझे बताओ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चलता है, तो नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनता है, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है। तो वो कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा ATP हमें खर्च करनी पड़ रही है, वो हम साइक्लिक में बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई है बेटा? NADPH वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिया 2 बार। मेरे को एक चीज समझानी पड़ेगी तुझे। रिडक्शन का मतलब समझता है? इस COH पे मुझे हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजन कहां से आएगी? NADPH से।
NADPH पे कहां से आई है? लाइट रिएक्शन से। जब ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापसी लाइट रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ। जाएगा। अब ये लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। कहां हो रहा है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? सवाल ये है कि एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑलरेडी ये होता है, पीजीए कैसे बनेगा? भाई आरयूबीपी होता है पहले से, आरयूबीपी है, उससे पीजीए बन रहा है। सवाल ये होना चाहिए था कि आरयूबीपी होता है, ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है लगातार जब दिन होगा। और पीजीए क्या है? 3 कार्बन का एसिड है, उससे मेरे पास रिडक्शन से क्या बना है? यहां पर रिडक्शन से क्या बना है? ट्रायोस फॉस्फेट। यस, ठीक है। चलिए नोट करिए एक बार फिर से, इसमें और डिस्कशन है अभी, एक छोटा सा डिस्कशन है। C3 एंड C4 में सिर्फ नॉन साइक्लिक होगा, बताऊंगा बच्चे। रीजनरेशन वाला भी समझाऊंगा, पर आपको मैं ये कह रहा हूं, इस प्रोसेस को चलाए रखने के लिए मुझे आरयूबीपी लगातार चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास आरयूबीपी की बहुत अमाउंट नहीं है तो कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा ग्लूकोज बनना। तो आरयूबीपी लगातार मिलता रहे तो कुछ ट्रायोस फॉस्फेट आरयूबीपी बना देता है। कैसे बनाएगा वो सारी चीज आपको दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा? रिडक्शन रीजनरेशन में एनर्जी चाहिए, यस। पहले इसको नोट करो ताकि आपको मैं आगे समझा सकूं, क्योंकि इससे लिंक है अगली वाली बात। लिख लिया? चले आगे बेटा, चले आगे। बच्चे एक बार नंबर पे मैं फिर बात करूंगा, आपको एक बेसिक आइडिया लगे पहले बताओ, क्योंकि क्या होगा, मैं जब तक अगली स्लाइड नहीं दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो एक बार आप फिर से अगर चीजें समझना चाहते हैं तो एक बार 2 मिनट शांति से एक बार फिर से समझिए, ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। समझो, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि मेरे पास ये आरयूबीपी है, पहले समझना पूरी बात। आरयूबीपी है, आरयूबीपी कितने कार्बन का है सर? 5 कार्बन का। इस बात में कोई दिक्कत है? आरयूबीपी से मैंने क्या बनाया ये बताओ? आरयूबीपी से मैंने बनाया है पीजीए, ठीक है सर। पीजीए कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। यहां पर मैंने CO2 जोड़ी है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलेशन। कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पीजीए है, इस पीजीए से मैंने क्या बना दिया है? ट्रायोस फॉस्फेट। इस पीजीए से मैंने क्या बना दिया है? ट्रायोस फॉस्फेट। कितने कार्बन का ये बताओ? ट्रायोस फॉस्फेट भी 3 कार्बन की शुगर है, ठीक है सर। यहां पर जो मैंने करा है वो रिडक्शन है। यहां पर मैंने क्या करा है? रिडक्शन किया है। और ये जो मैंने किया है ये रीजनरेशन है।
मैं बस आपको क्या समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने क्या करा, पहले समझना पूरी बात। मैंने यहां पर 2 NaDPH खर्च किए और मेरे पास यहां पर 2 NaDP आ गए जो लाइट रिएक्शन में वापसी चले जाएंगे। ऐसे ही मैंने 2 ATP खर्च किए हैं और मेरे पास 2 ADP बन गए जो लाइट रिएक्शन में यूज हो जाएंगे। यहां पर 1 ATP मैंने खर्च किया है और मेरे पास ADP आ गया। अब मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि मैंने जो एक CO2 फिक्स किया है उसके लिए 2 NaDPH और 3 ATP चाहिए। अब आपको ज्यादा क्लियरिटी से तब समझ में आएगा जब आप इसी को किसके साथ देखोगे, इसके साथ, 6 कार्बन के साथ। यहां RUBP है, यहां PGA है और यहां है ट्रायोस फॉस्फेट। ध्यान से देखना, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। इनकी सिर्फ पहले कार्बन लिख दो। इसकी कितनी कार्बन है, इसकी कितनी कार्बन है सर? 5 कार्बन। इसकी कितनी है? 3 कार्बन। इसकी कितनी है सर? 3 कार्बन। अब एक काम करो, आपको ग्लूकोज बनाना है तो यहां से 6 CO2 ले आओ। ठीक है सर, इसके भी 6 मॉलिक्यूल ले लो क्योंकि एक CO2 के साथ एक RUBP कंबाइन होता था। तो इसके 6 मॉलिक्यूल कितनी कार्बन हो गई सर? 30 कार्बन हो गई। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? कितनी कार्बन हो गई सर? 30 कार्बन हो गई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। PGA 3 कार्बन है, इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे पहले? 2। अब कितने बनेंगे? 12। तो टोटल कितनी कार्बन हो गई? 36 कार्बन हो गई। कोई दिक्कत किसी को? चेक करो। क्लियर है? पीयूष राय, मैंने देख लिया बच्चे, करते हैं इस पे बात। पहले 2 मिनट समझो ध्यान से। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, RUBP फिर बनाना पड़ेगा। पहले आप इसको जरा एक 6 कार्बन के लिए देखो, यहां कितनी कार्बन बन गई है। तो ट्रायोस फॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे मुझे सोच के बताना। यहां भी 12 बनेंगे, ये हो गई 36 कार्बन। अब मुझे बताओ, सबको 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहां पर जो भी चीजें थी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर कितने NaDPH आ जाएंगे सर? 12 NaDPH आ गए। ठीक है, कितने ATP आ गए सर? 12 ATP आ गए और यहां पर 6 ATP आ गए। मैंने कितने खर्च किए? यहां पर 6 ATP खर्च किए। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये 30 कार्बन है, यहां पर 36 कार्बन है, यहां 36 कार्बन है। कैसे? ये 6 आ गई। अब क्या करो आप, यहां से एक ग्लूकोज बना दो। एक ग्लूकोज का मतलब कितनी कार्बन? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन आप नीचे ले आए। कितनी कार्बन बन गई बताओ? कितनी कार्बन बच गई? 30। ये रही 30 कार्बन, ये रही। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप अगर ध्यान से देखो कि अगर मुझे एक ग्लूकोज फिक्स करना है, देखो ये एक CO2 फिक्स करने का मतलब एक साइकिल है। तो एक साइकिल में आपको 2 ATP, 2 NADPH, 2 ATP और यहां पे 3 ATP लग रहा है। आप क्या करो, इसको एक ग्लूकोज के लिए देखने की कोशिश करो। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो आपको क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा कि ट्रायोस फॉस्फेट के 12 मॉलिक्यूल बने हैं, उसमें से 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन आप नीचे ले आए, ग्लूकोज बना दिया। 10 मॉलिक्यूल वापसी ऊपर चले गए और RUBP बना दिए कितने? 30 कार्बन। देखो ऐसे। तो अब आपको ये पिक्चर थोड़ी सी सही दिख रही है। अब ध्यान से देखोगे तो सही दिख रही होगी। ललन 12 कैसे? मेरी बात सुन ध्यान से। ये तुझे दिख रहा है? हाँ, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर। देख मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। इसको 6 से किया, ये रहा। इसको 6 से किया, कितनी कार्बन होगी? 30। यहां पहले से 2 थी, यहां पहले से 2 है ना, ये सब 2 है, ये भी कितनी है? 2 है। तो इसको अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया
तो क्या ये 12 हो जाएंगी? ये सब 12 हो जाएंगी? मुझे बता। यस। उसमें से 6 कार्बन में नीचे लाया, मतलब एक ग्लूकोज नीचे लगाया, बची हुई 30 कार्बन वापसी ले गया। ये साइकिल चलती रहेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे एक ग्लूकोज बनाना है तो एक ग्लूकोज का क्या मतलब है बताओ? एक ग्लूकोज का क्या मतलब है? कितनी साइकिल सर? 6 साइकिल। 6 साइकिल का मतलब कितने पीजी है, कितने एनएडीपीएच हो गए सर? 12 एनएडीपीएच हो गए, 18 एटीपी हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यार नंबर वाला नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं बता? मैं इससे क्लियर क्या बताऊं तुझे? मैं कह रहा हूं ये केल्विन साइकिल है, यहां पर क्लियरली पढ़ाया जा रहा है कि CO2 फिक्स होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनेगी, कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। अब इस कुछ को क्लेरिफाई करने के लिए काम करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। वाई 6 से? क्योंकि मैं ग्लूकोज बनाना चाह रहा हूं। जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो सब चीज 6 से मल्टीप्लाई हो गई। तो 6 इंटू 5 कार्बन, 30 कार्बन। 6 कार्बन और 30 कितना हो गया सर? 36 हो गया। 12 इंटू 3 36। ये भी 36 कार्बन, 12 मॉलिक्यूल। उसमें से 2 मॉलिक्यूल, मतलब क्या हो गया? 6 कार्बन नीचे ले आए, ग्लूकोज बना ले, बाकी की 30 कार्बन वापसी चली गई। अब जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितने एनएडीपीएच हो गए? 12। एटीपी कितनी हो गई? 18। अब बता, भूख लग रही है, खाना खाना चाहिए बेटा। भूख लगने का मतलब होता है खाना खाना, है ना? हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि क्लास खत्म हो जाए। अब अगर आप देखो तो 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है बताओ? मैं लिख दूं फिर उसके बाद बात करते हैं। आरयूबीपी कंबाइन हो रहा है किसके साथ? CO2। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। स्टेबल प्रोडक्ट जो बना रहा है वो 3 कार्बन का पीजीए है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। इसमें एंजाइम चाहिए? हाँ, एक एंजाइम लगता है इसमें। उस एंजाइम के बारे में कल पढ़ेंगे, रुबिस्को नाम है उसका। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रिडक्शन। कौन किसको रिड्यूस कर रहा हूं? पीजीए को। पीजीए इज reduced into 3 कार्बन शुगर। किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ NADPH एंड ATP। ठीक है, अब क्या है बेटा? थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि कुछ ट्रायोस फॉस्फेट, सम ट्रायोस फॉस्फेट ग्लूकोज बनाएगा। अदर गिव क्या? RUBP बाय रीजनरेशन, जिसमें ATP रिक्वायर है। आप में से अगर जो बच्चे समझ पाए, मैं कह रहा हूं ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है उसमें से 2 नीचे आ गए, बाकी उधर चले गए। तो कुछ नीचे आ गए, कुछ उधर चले गए, रीजनरेशन में चले गए। क्लियर है बेटा? एक ग्लूकोज बनाने में हमारे पास कितने एटीपी लग रहे हैं आप खुद देखो। कितनी साइकिल, कितनी बार साइकिल घूमेगी? 6 बार घूमेगी। कितने एनएडीपीएच? 12, 18 एटीपी। एक CO2 फिक्स करने में 2 NADPH, इसको 6 से ही तो मल्टीप्लाई किया है भाई। एक CO2 फिक्स करेंगे, अगर मुझे ग्लूकोज बनानी है तो मैं 6 साइकिल, कितने CO2 फिक्स कर रहा हूं? 6 CO2 फिक्स कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहां से मुझे यह समझ नहीं आता मैं रीजनरेशन कैसे कर रहा हूं, ग्लूकोज कैसे बना रहा हूं। और जो ग्लूकोज बनता है ना, उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हो। मान लो लीफ में बना, रूट में ले गए, सुक्रोज की फॉर्म में। और स्टोर किसकी फॉर्म में करते हो? स्टार्च की फॉर्म में। तो ग्लूकोज मेनली बनाना है तो ट्रायोस फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है, और कुछ ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेशन कर रहा है। क्लियर है? जल्दी बनाओ इसको, और अगला बनाओ जल्दी से।
बेटा NADPH और ATP, ध्यान से सुन, ATP एनर्जी देता है, NADPH के पास हाइड्रोजन है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, दोनों हेल्प कर रहे हैं, दोनों हेल्प कर रहे हैं। ड्रॉ करो एक बार जल्दी से जिन्होंने नहीं किया, दोनों स्लाइड ड्रॉ करो, ये रही। लिख लिया? हाँ छुट्टी कर रहा हूं, पर लिख लिया? बेटा 1:15 से क्लास स्टार्ट होती है, 3:15 तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? बेटा RUBP में कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है, और CO2 मिला के कितनी होगी टोटल? 6। PGA में कितनी कार्बन है? 3। तो 2 मॉलिक्यूल बने ना, ये 2 का क्या मतलब है यहां पर? ये 2 मॉलिक्यूल हैं। खुद से लिख के देखेगा तो ये समझ भी आएगी जो मैं बता रहा हूं। कार्बोक्सिलेशन में पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना है PGA, मतलब बीच में कुछ और भी बनता होगा। रिडक्शन किसकी कर रहे हैं? एसिड की। ये एसिड है, रिड्यूस करके 3 कार्बन की शुगर बना रहा है। किसकी मदद से? NAD पे। एक बच्चा कह रहा है सर ये ATP भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे हो सकता है? ATP सिर्फ एनर्जी देता है, रिडक्शन के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है तो हाइड्रोजन के पास। रिडक्शन नहीं पढ़ा तूने? रीजनरेशन, कुछ ट्रायोस फॉस्फेट गिव ग्लूकोज, अदर गिव RUBP बाय रीजनरेशन, ATP रिक्वायर है। ठीक है, यस, डन हो गया। क्लियर है बेटा यहां तक? वर्कशीट लगेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा, देता हूं। यहां तक क्लियर करेंगे इसको। कल हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा, सुनना ध्यान से। डॉट 1:15 पे चालू करेंगे। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन और C4 साइकिल। हमने आज C3 पढ़ी है। फिर लास्ट क्लास जो 19 को करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, 19 तारीख वाली। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फिनिश हो जाएगा। उस दिन डिसीजन लेंगे कि क्या हमें 20, 21, 22, 23, 24, 25 पढ़ के रेस्पिरेशन करना है। आप लोग बताएंगे, उसी हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, डन है? यस। सोनू जी देख लिया आपका कमेंट। नहीं दूंगा 19 को हॉलीडे। क्यों दूं भाई? तुझे छुट्टी करनी कर ले। हाँ ठीक है, जोरावर पढ़ाई कर, रिकॉर्डेड देख।